चैप्टर 11 फुसफुसाहट नामक कहानी का क्वेश्चन आंसर्स अभी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग मौखिक में आते हैं। मौखिक में हम देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न, राजू और रघु के स्वभाव में क्या अंतर था। तो आंसर हमारा यहाँ पे हम देख लेते हैं। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों को उससे बड़ी आशाएं थी, लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। परीक्षा में भी बेईमानी करने से नहीं चूकता था और दूसरे विद्यार्थियों की नकल उतार लेता था। वह अपने अलावा किसी की नहीं सोचता था। दूसरों को धोखा देने के लिए मीठा बोलता और मुस्कुराता रहता था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मौखिक का। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, राजू रघु के से क्या करने के लिए कहता था। सेकंड का आंसर हो जाएगा, राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया। सेकंड का आंसर हो गया मौखिक का। अब हम लोग थर्ड में आएंगे। रघु किस काम से शहर गया था। रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया था। अनेक वर्षों के बाद रघु और राजू की मुलाकात कैसे हुई। आंसर है इसका रघु को, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, रघु को सख्त, यहाँ से भी ले लेंगे हम लोग। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को सख्त प्यास लगी थी। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो उसके अंदर घुसा। उसने वहां किसी नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु तुम यहाँ कैसा है।
वह राजू था। इस प्रकार रघु उसे पहचान ना सका। उसने बहुत शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमचम चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। लघु उत्तर में हम लोग आ जाएंगे। रघु क्या काम करता था? तो यहाँ पे हम लोग रघु अपने गांव में ही सीधे साधे ढंग से रहता रहा। वह अपने बाप दादा की जमीन में खेती बाड़ी का काम देखता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और सभी उसे बहुत चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन इसका नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। पढ़ाई समाप्त करने के बाद राजू कहाँ रहने लगा? पढ़ाई लिखाई समाप्त कर राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्षों के बाद मिलने पर रघु के साथ राजू ने कैसा व्यवहार किया? कई साल बीत गए। इस बीच रघु और राजू को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर ना मिला। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को सख्त प्यास लगी थी। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो वह अंदर घुसा। उसने वहां के नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु, तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। रघु राजू को पहचान ना सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमचम चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बहस के बाद उसका अपमान करते हुए उसने कहा कि तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो।
घोड़ा तो क्या, तुम्हारे पास एक खच्चर भी नहीं है। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दें। राजू रघु से क्यों चिढ़ता था? राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया था। इससे राजू रघु से चिढ़ने लगा था। राजू को किस बात पर घमंड था? राजू को इस बात पर घमंड था कि वह राजा का प्रधानमंत्री है। जितने भी और मंत्री हैं, उन सभी को वह भर्ती करता था। राजा का सेनापति उसका मित्र था, खजांची उसका ससुर था और मुख्य न्यायाधीश उसका साला था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है इसमें। राजू ने रघु के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया? तो आंसर हम लोग ले लेंगे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में। रघु और राजू दोनों मित्र थे। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया। इससे राजू रघु से चिढ़ने लगा। कई साल बाद, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट कर लेना होगा। कई साल बाद जब अचानक राजू के घर दोनों की मुलाकात हुई, रघु राजू को पहचान ना सका। फिर यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। रघु को पहचान ना सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमचम चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि एक छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर ना दिया। और उसका अपमान करते हुए कहा,
रघु, तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो। और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या एक खच्चर भी नहीं है। अब जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूं ना। जरा मेरे कपड़े भी देखो, एक नजर मेरे महल पर भी डालो। देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और आज मैं जो कुछ बना हूं वह सब अपनी खूबियों की वजह से ही तो बना हूं। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू, एक खच्चर तक ना ले सके। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरी तरह राजा बन जाते। रघु ने उत्तर दिया, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मैं खुश हूँ। और जहाँ तक मेरे बुद्धू होने की बात है तो तुम जानते हो कि यह बात कितनी सच्ची है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन सकता था, मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसे के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर रघु क्रोधित हो गया और गुस्से से रघु को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर सड़क पर पटक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, राजू ने रघु से ऐसा क्यों कहा कि वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब रघु ने कहा, राजू मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर तुम बिना किसी कारण मेरा अपमान करोगे तो नतीजा बुरा होगा। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया। अब मेरा समय आया है। आज मैं जी भर कर तुम्हारा अपमान करूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ। जितने भी और मंत्री हैं उन सभी को मैं भर्ती करता हूँ। राजा का सेनापति मेरा मित्र है, खजांची मेरा ससुर है, मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ग में है, दीर्घ का ग। अजनबी ने राजा के आगे क्या प्रस्ताव रखा? कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से आपको हर रोज 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे हर रोज अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिले तो क्या बुरा है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। घ है क्वेश्चन यहाँ पर, अजनबी को देखकर राजू को क्यों घबराहट होने लगी? अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है। उजली उजली धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। यह देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे? और बात करते हुए बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे? अजनबी ने उत्तर दिया, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं, जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता। यह सुनकर राजू की घबराहट चौगुनी हो गई। सच्चाई को जानने के बाद राजा ने क्या किया? एक दिन राजा का आम दरबार लगा था। उसमें दरबारी, अधिकारी और प्रजा सभी मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, जो कुछ हुआ था रघु ने सब कुछ साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की तरफ इशारा करके बोला, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान हैं। अगर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते, अगर सेनापति ने सच्चाई से कर्तव्य पालन किया होता, अगर खजांची और मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट ना होते, तो मेरे उनकी ओर ताकने भर से इतने घबरा क्यों जाते? उसकी बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों के लायक नहीं हैं। वे सब भ्रष्टाचारी हैं। उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से
वे हर समय घबराए हुए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी, वह बालू के घरौंदे की तरह ढह गई। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर ढंग से और सुचारू रूप से चलने लगा।